अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइजिंग ऑफ लॉ। और मैं हूं बिलावल हाशमी एडवोकेट। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है और उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और जो नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें मैं इसी में आपको मिल जाएंगी और ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़ौरन वहाँ ना भागेगा, पहले इसको समझ लें कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और फिर हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं। डेफिनेशंस में ही हम एसेंशियल निकालेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें तो उसमें बहुत दफ़ा ये सवाल रिपीट हो चुका है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का पेपर हो, चाहे वो CSS है, चाहे वो अपना PCOM है, LLB LLM, जिस हवाले से भी जहाँ भी ये सब्जेक्ट यूज होता है। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स देखें। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो इस कंसेप्ट को ज़रा गौर से समझिएगा। समथिंग गिवन और टेकन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा आसान सा यहाँ पे आपको सामने है कि कोई चीज़ जब ली जाए उसके एवज कुछ जो चीज़ दी जाए वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है। आगे एग्जांपल्स में हम पढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फॉर वैल्यू, मतलब कोई भी चीज़ जिसकी कानून की नज़र में वैल्यू है उसको एक्सचेंज करना एक दूसरे से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर इसको आपने समझ लिया, सारे एसेंशियल्स इस डेफिनेशन में से ही हम निकालेंगे। आपने पेपर में भी इसी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, फिर इसको हम तोड़ के जो है ना इसके एसेंशियल बनाते हैं। जब प्रोमिसोर जो है वो होता है वादा करने वाला, प्रोमिसी वो होता है जिससे वादा किया जाता है। तो जब प्रोमिसोर क्या करता है जी, वादा करता है प्रोमिसी से जिससे वादा किया जाता है। ये दोनों जब आपस में किसी चीज़ के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रजामंदी अपनी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है दूसरे को गाड़ी बेचना चाहता है, वो अपनी रजामंदी शो करता है कि ये गाड़ी मैं 30 लाख की बेचूंगा। दूसरा बंदा उसको लेने के लिए एग्री होता है, तो वो क्या होगी, कंसिडरेशन होगी। एक बंदे के लिए वो गाड़ी कंसिडरेशन होगी, दूसरे बंदे के लिए वो जो है वो पैसे कंसिडरेशन होंगे। तो इसको हम अगर तोड़ के करें तो इसके हमारे एसेंशियल्स भी निकल आएंगे, जैसे कि अभी हम निकालते हैं। देखिए जी, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसोर, तो सबसे पहले के जो प्रोमिसर वादा करने में उसकी मर्जी से आपने ये जो है वो कंसिडरेशन देनी है कि कितनी कीमत होगी। उसके बाद द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये प्रोमिसी या और किसी भी शख्स के साथ मतलब उसके साथ ये उसको कंसिडरेशन दी जा सकती है। हैज़ डन, या पास्ट में है, और ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग, या अभी मौजूदा चल रही है, और डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या प्रेजेंट में है, या पास्ट में, या फ्यूचर में ये मामला कंसिडरेशन का हो सकता है। ओके, फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम का करने का भी कहा जा सकता है इसमें, और एब्सटेनेंट, और या किसी काम से रोकने का भी कहा जा सकता है। तो मतलब 3-4 एसेंशियल्स हमारे यहाँ पे ये निकल आते हैं। ये मेन एसेंशियल्स हैं कि वो प्रोमिसी की जो है वो रजामंदी से होना चाहिए, और प्रोमिसोर की मर्जी से होना चाहिए, और प्रोमिसी या किसी दूसरे बंदे के साथ वो वादा या कंसिडरेशन या एक्सचेंज का मामला होना चाहिए। और ये प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में हो सकती है। और ये डूइंग समथिंग, किसी सच एक्ट, किसी एक्ट के करने का भी कहा जा सकता है। एब्सटेनेंस ऑफ और प्रॉमिस, मतलब या वादा या किसी ऐसी चीज से काम करने से रोके जाने पे भी कंसिडरेशन हो सकती है। उसके बाद थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्री टू सेल हिज कार फॉर 30 लाख रुपीस टू बी। अगर ए बी को 30 लाख की अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो ए के लिए वो कंसिडरेशन क्या 30 लाख कंसिडरेशन होगी, और बी के लिए वो कार कंसिडरेशन होगी। आगे हम इसके आगे चलते हैं। आगे हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं। अच्छा जी, पहला एसेंशियल जैसे कि मैंने उस डेफिनेशन में से निकाल के दिखा दिया था आपको, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी। जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसोर की मर्जी से हो, ना कि उसकी गैर मर्जी से हो। मतलब वो एक्ट भी हो सकता है, किसी चीज से रोकना भी हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसोर। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, आपको सही नजर आ जाएगा। अच्छा, इट मींस दैट एनी एक्ट परफॉर्म एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी और विदाउट डिजायर ऑफ प्रोमिसोर कैन नॉट बी वैलिड कंसिडरेशन। कि अगर
जो कंसिडरेशन आप एक्सचेंज कर रहे हैं वो गाड़ी है, दूसरे के लिए वो पैसा है, तो वो क्या है तीसरे बंदे की मर्जी से नहीं, मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तीसरा कौन है जो इसमें मामलात जो इंटरफेयर करे। इसमें एग्जांपल है ए सेव्स बी's हाउस फ्रॉम फायर। ए ने बी के घर को आग लगने से बचाया, लेकिन बी ने इसके लिए कहा नहीं था कि तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं पैसा दूंगा। सो जब आग बुझाने के बाद जो ए उससे डिमांड नहीं कर सकता पैसों की कि यार मैंने तुम्हारा घर जो है आग से बचाया था तो मुझे इसके लिए पे करो। सो बिकॉज ही एक्ट वॉलंटरी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से वो काम किया था, किसी ने उसको बुलाया नहीं था। इन दिस एग्जाम्पल देयर आर नो लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, तो इसमें कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हुआ था, ऑटोमेटिकली ये मामला नहीं हुआ था। मतलब ये डिजायर ऑफ प्रोमिसोर होना चाहिए, उसकी मर्जी के बगैर ये मामला नहीं होना चाहिए, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना वो कंसिडरेशन होगी। मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और अदर पर्सन। सो मतलब ये प्रोमिसी जिससे वादा किया जाए उसकी तरफ से भी हो सकता है, और जिससे या कोई और उसकी जगह पे उसका कोई एजेंट हो सकता है, उसका कोई और मतलब जिसको उसने अपने जो है वो क्लाइंट बनाया, या कोई भी आपका उसका एजेंट हो सकता है। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन में मूव द कंसिडरेशन, या तो प्रोमिसी खुद कर सकता है उसके बिहाफ पे, जो दूसरा शख्स भी कर सकता, कंसिडरेशन आपको डिलीवर कर सकता। गाड़ी या बेची मैंने या मेरा एजेंट या मेरा मुलाजिम या मेरा कोई बंदा आपको डिलीवर कर देता है, आपसे पेमेंट ले लेता है, तो वो भी सेम ही बात है। सो अ पर्सन कैन सू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी। चाहिए तीसरे बंदे से भी आपको कंसिडरेशन आ रही है तो वो भी क्या होगी, एक वैलिड कंसिडरेशन होगी। इसको मजीद समझने के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, चिनाया वर्सेस रमाया। An old lady gifted her property to her daughter Ramaya on the condition that will pay annually certain amount to old lady's brother Chinaya. So मतलब एक ओल्ड लेडी जो है वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफर करती है, गिफ्ट करती है, लेकिन किस कंडीशन, उसमें कंडीशन होती है कि वो जो ओल्ड लेडी है उसका एक भाई है जिसका नाम चिनाया है, वो जो है वो जो लड़की उसकी बेटी है अब जो है अपने उसका मामू लगा चिनाया, वो अपने मामू को एक सर्टन अमाउंट जो है वो पे करेगी एनुअली। तो अगर वो लेकिन पहले वो पे करती रहती, लेकिन कुछ अरसे बाद वो पे करने से मना कर देती है, तो वो चिनाया जो उसका जो मामू है उस लड़की का और उस ओल्ड लेडी का भाई है, वो क्या करता है, केस करता है कोर्ट में। तो कोर्ट क्या डिसाइड करती है कि वो एंटाइटल है चिनाया इस अमाउंट को लेने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र हुई थी, जब गिफ्ट किया था, तो उसमें एक कंडीशन थी कि वो आपने उसको पैसे देने ही देने एनुअली। सो इससे यहाँ से मैं क्या अंदाज़ा हो सकता है, वो हालांकि ये ओल्ड लेडी की तरफ से आई थी कंसिडरेशन, लेकिन चाहे थर्ड पार्टी की तरफ से आई, लेकिन एक वैलिड कंसिडरेशन है, तो वो एंटाइटल हुआ चिनाया, उसको वो केस जीता और उसको वो पैसे मिलते रहे। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, इट मे बी एन एक्ट एब्स्टिनेंट और प्रॉमिस। तो ये कंसिडरेशन में कोई काम करने को कहा भी जा सकता है, किसी काम से रोका भी जा सकता है, और कुछ वादा भी हो सकता है। कौन से में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट, सम टाइम और रिटर्न प्रॉमिस आल्सो फॉर्म कंसिडरेशन। तो मतलब एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एब्स्टिनेंट आप कैसे कहते हैं कि मतलब गाड़ी तो एक बंदा बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट है। एब्स्टिनेंट कैसा हो सकता है, हमने एक फार्मूला को दरियाफ्त किया, या हमें कोई चीज़ ऐसी हमने दरियाफ्त कर ली है, तो हम क्या आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यार ये तुम किसी और को डिस्क्लोज नहीं करोगे, हम आपस में ये बिजनेस करेंगे, या बिजनेस हमने नया ओपन किया है तो किसी और के साथ तुम बिजनेस नहीं करोगे, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल के लिए, तो वो भी क्या हो सकता है, वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसमें वैलिड जो हो सकता है। इसमें आगे मजीद इसको समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बी एन एक्ट डूइंग ऑफ समथिंग, इट इज़ नोन एज पॉजिटिव फॉर्म। जब कोई काम करें तो वो क्या पॉजिटिव जो है वो क्या उसको कह सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म है। उसकी नेगेटिव फॉर्म कैसे, किसी काम से रोका जाता है, वो क्या होती है, नेगेटिव फॉर्म होती है। देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी अगेंस्ट द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी। तीसरी इसमें जो प्रॉमिस है, एक शख्स वादा करता है दूसरे से, और दूसरा मतलब दोनों आपस में वादा करते हैं, तभी ये मामला आगे चलता है। आगे चौथा पॉइंट है, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्ट विच हैज बीन डन और इज इन प्रोग्रेस और इज प्रॉमिस टू बी डन। सो इसका मतलब क्या है कि या तो एक्ट क्या है वो पास्ट में हो चुका है, या अभी प्रेजेंट में हो रहा है, उसी टाइम मौजूद है, या फ्यूचर में होगा। और मजीद इसको समझते, पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इसको सिंपल आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वैसे तो एक वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अगर पास्ट में एक ने काम किया तो उसके एवज दूसरा उसको पे करे इन फ्यूचर में, ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है, हो भी जाता है।
अगर दूसरा बंदा जिसके लिए काम किया गया है वो क्या करे, वो एग्री हो कि ठीक है यार मैं इसके लिए पे करने के तैयार हूँ, पास्ट में आपने मेरे लिए सर्विसेज प्रोवाइड की थी तो मैं अब आपको देने के तैयार हूँ। एग्जाम्पल भी इसको देखते हैं ताकि आपको और आसान हो जाए। A teaches B on his request in March and in April B promises to pay rupees 4,000। मतलब A ने B को पढ़ाया था मार्च के मंथ में, लेकिन वो पास्ट में था और अप्रैल मतलब उस टाइम का जो मौजूदा है उसमें उसने वादा कर लिया ठीक है मैं आपको जो मार्च में आपने मुझे पढ़ाया था मैं उसके आपको पे करूंगा आपकी सर्विसेज के लिए 4,000 रुपीज़। तो वो ये सर्विस क्या थी, पास्ट की थी और वो पास्ट कंसिडरेशन कहलाएगी, वो वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि दूसरा एग्री हो गया। अगर वो एग्री ना होता तो वो वैलिड ना होती। तो पास्ट होगी। प्रेजेंट कंसिडरेशन आसान ही है, मतलब स्ट्रेट अवे मैंने आपको गाड़ी दी और आपने मुझे उसके बस पेमेंट दे दी, मतलब इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो दोनों एक ही टाइम पे मौजूदा वक्त में दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ों को। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है कि व्हेन द कंसिडरेशन तो दोनों तरफ से फ्यूचर डेट को जो फिक्स है, कैसे है जी फिक्स कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ ठीक है जी फलां डेट को, आज से 1 महीने के बाद डेट हम डाल देते हैं एग्रीमेंट के ऊपर, फलां डेट को आप वहाँ पे पेमेंट लेके आएंगे, मैं वहाँ पे गाड़ी लेके आऊँगा, तो हम एक्सचेंज करेंगे कंसिडरेशन, हम रिप्लेसमेंट सारी चीज़ों करेंगे, तो वो क्या होगा, वो फ्यूचर कंसिडरेशन होगी। उसके बाद 5वां पॉइंट, नीड नॉट बी एडुकेट बट मस्ट बी वैल्यूएबल। मतलब फिक्स नहीं होनी, लाजमी नहीं है कि वो जो एक अमाउंट है वो फिक्स हो, लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए। लॉ इंसिस्ट ऑन द प्राइस ऑफ कंसिडरेशन, और मतलब होनी लाजमी चाहिए, और ये यकीनी नहीं है कि थोड़ी हो ज़्यादा हो, ये आपका पर्सनल मैटर है, आप कितनी भी कम जो है रख सकते हैं, लेकिन उसमें एक बेनिफिट डाउट दैट पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उनकी मर्जी है। हाउएवर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मे क्रिएट डाउट अबाउट द, तो मतलब एक डाउट पैदा होता है यार इतनी कम अगर कंसिडरेशन है, मतलब कार मैं आपको कहूँ यार मैं ना 30,000 में बेचना चाहता हूँ, 30 लाख की कार, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जा सकता है यार ये जो शख्स कार बेच रहा है मे बी इसकी कंसेंट फ्री ना हो, कि मतलब ज़बरदस्ती ली गई हो, गन पॉइंट पे ली गई हो, या कुछ ना इसको मजबूर किया गया हो, तो एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर कंसेंट फ्री है तो आप कोई भी अमाउंट फिक्स कर सकते हो, क्योंकि आपकी अपनी चीज़ है, उसमें आपको कोई जो इशू नहीं आ सकता। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस लॉ थॉमस वर्सेस थॉमस। ए प्रॉमिस टू कन्वे अ हाउस टू अ विडो ऑन हर प्रॉमिस टू पे $1 पर ईयर रेंट एंड कीप द हाउस। एक शख्स जो पार्टी ए है उसने वादा किया एक विडो को, एक बेवा को, कि ये घर मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है, इसके एवज तुमने करना क्या, हर साल मुझे $1 पे करना है और इस घर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है, इसको मतलब इसी हालत में रखना है जिस हालत में ये है, ये नहीं भी इसको तोड़ फोड़ दो, इसको मतलब नुकसान हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, आप वैसे ही करो, नहीं, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करनी है। तो यहाँ पे वो कोर्ट में हेल्ड हुआ, मतलब आफ्टरवर्ड्स जो है वो मतलब उसी बंदे ने केस किया कि यार ये क्या मामला है, मतलब इतनी थोड़ी अमाउंट मुझे मिल रही है, तो लिहाजा बाद में वो केस उस लेडी के हक में हुआ कि ये एक वैलिड या जो एक जो भी जितनी भी है एक एडिक्वेट है, ये एक वैल्यूएबल चीज़ है, $1 उसको मिल रहा है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस रख रही है, कंसेंट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों की फ्री थी, तो लिहाजा ये कंसिडरेशन वैलिड होगी। अच्छा इसके बाद आगे हम चलते हैं जी, रियल एंड कम्पिटेंट। जो कंसिडरेशन हो वो रियल हो, हकीकी हो, कम्पिटेंट हो, उसकी वैल्यू भी हो लॉ के अकॉर्डिंग। व्हेन कंसिडरेशन इज फिजिकली इम्पॉसिबल, इलीगल, अनसर्टेन और अनरियल, इट इज़ नॉट अ वैलिड। मतलब जब फिजिकली इम्पॉसिबल हो, मैं आपको कहूँ कि मैं आपको गाड़ी जो है वो गाड़ी मेरे पास है ही नहीं, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो भी गलत है। या गाड़ी थी बाद में चोरी होगी तो मैंने आपके लिए, वो भी इम्पॉसिबल एक्ट हो गया। इलीगल एक्ट ये है कि मैं आपको गाड़ी जो है वो मतलब 2 नंबर बेच रहा हूँ, नंबर कोई और लगा हुआ है, गलत नंबर लगा हुआ, तो वो भी इलीगल हो जाएगी। अनसर्टन क्या है, उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, मतलब पता नहीं कौन सी है। अनरियल, तो इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। Consideration is unreal if it is consist of a promise to perform a duty which a person is already responsible to perform under a law. अनरियल क्या है कि मैं एक ड्यूटी मैंने परफॉर्म करनी थी, मैंने आपको गाड़ी डिलीवर करनी ही थी, आप कहते हैं कि मैं यार फलां बंदा कहता है कि आप गाड़ी डिलीवर करोगे तो मैं आपको ये पैसे भी दूंगा, मतलब वो एक एक्स्ट्रा हो गया, मेरी ड्यूटी थी, मैंने पे करनी थी। आगे इसको एग्जांपल से समझते हैं, आसान केस लॉ है जी, कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्री। सो इसमें क्या था, सी वाज समन्ड, एक सी जो कॉलिंस है उसको बुलाया गया था कोर्ट की तरफ से गवाही देने के लिए, मतलब ऑलरेडी उसको कोर्ट ने बुलाया था, लेकिन जी जो है वो गॉडफ्री है, वो क्या उसने वादा किया कि यार अगर तुम गवाही देने आओगे तो मैं एक सर्टन अमाउंट तुम्हें पे करूंगा, हालांकि वो तो पहले पाउंड था। सी फाइल सूट अगेंस्ट जी, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देता, जब उसने गवाही दे दी तो क्या हुआ कि जो है वो गॉडफ्री केस जीत गया। क्यों?
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अनरियल थी, क्योंकि ऑलरेडी उसने वो ड्यूटी बाउंड था, उसने पे करना ही, मतलब सॉरी, उसने क्या करना था, कोर्ट में गवाही देनी ही देनी थी। तो इसलिए वो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में हुआ उन दोनों के दरमियान, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो अनरियल था, रियल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर हम इसको ओवरव्यू देखें, अगर इसको रिवाइज करें तो वही है, सिंपल है कि एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसी होनी चाहिए, प्रोमिसोर होनी चाहिए आपकी कॉन्सिडरेशन। वो प्रोमिसी को भी चीज़ पहुंचाई जा सकती है, यानी अदर पर्सन, मतलब उससे आपको चीज़ मिल सकती है, किसी और थर्ड पार्टी से मिल सकती है, ये प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट में हो सकती है आपकी कॉन्सिडरेशन। फिर ये किसी काम का करने को कहा जा सकता है, ये किसी काम से रोका भी जा सकता, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मतलब उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए इसकी एक्सेप्शंस हम इस वीडियो में नहीं कर रहे। सो नो कॉन्सिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसके एक्सेप्शंस हम अगले में देखेंगे। अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बात कर ली, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ना भी करो तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी वैलिड होती है लॉ की नज़र में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। उम्मीद है आपको ये वीडियोज़ और भी पसंद आ रही होंगी, कमेंट्स में पढ़े हैं आपको पसंद आ रही हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।